तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों और सभी देशवासियों। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज फिज़िक्स पर। वेलकम टू एज फिज़िक्स। तो साथियों, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने पहले ही बता दिया था कि हम लोग जो है ये जो मॉडर्न फिज़िक्स के 4 चैप्टर हैं 12th के, इनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस पे बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना विलंब करते हैं प्रारंभ और आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर, जिसका कि नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण और द्रव्य की दोहरी प्रकृति। इसे हम डुअल नेचर ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। क्षमा कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? आपने पहले की क्लासेज में ये पढ़ा होगा कि लाइट यानी कि जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करे, उसे हम लाइट कहते हैं। हम लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन लाइट की हेल्प से किसी भी चीज़ को, इस पूरी दुनिया को, दुनिया में जितनी भी चीज़ें, इन सभी को हम देख सकते हैं। तो लाइट से संबंधित कुछ थ्योरीज, कुछ जो फिज़िक्स में जो पहले की थ्योरीज थी कि लाइट क्या है, इसके विषय में बहुत लोगों ने, बहुत दार्शनिकों ने सोचा। तो उनमें से न्यूटन की बात करते हैं, क्योंकि न्यूटन एक मैथमेटिशियन, सबसे ज़्यादा मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे और तब फिजिसिस्ट कहे जाते हैं। तो न्यूटन ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यानी न्यूटन ने लाइट को एक पार्टिकल माना था। ठीक है, न्यूटन ने क्या माना था? लाइट को एक पार्टिकल माना था, एक अलग टाइप का पार्टिकल था। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि उन्होंने कॉर्पस्कुलर कहते हैं उनको, पार्टिकल्स को, और इसे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहते हैं। उन्हीं के समकालीन थे हाइगेंस, जो हाइगेंस ने न्यूटन के अपोजिट जो है लाइट को एक वेव माना था। अब चूँकि उस समय ये माना जाता था कि वेव के ट्रेवल के लिए, यानी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वेव यानी तरंग। तो हाइगेंस ने मान लिया कि एक ऐसा माध्यम होता है जिसे हम ईथर कहते हैं। क्या है? ईथर। और ये ईथर जो है हर जगह पे मौजूद होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो हाइगेंस और न्यूटन थे, इनकी जो थ्योरीज थी वो परस्पर जो है अपोजिट थी एक दूसरे के। लेकिन कुछ समय बाद, हाइगेंस और न्यूटन के लगभग 100-125 साल बाद, यंग्स आए, थॉमस यंग्स, और इनका एक बेहद फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये एक बार फिर से प्रूव करता है कि लाइट एक वेव है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट पार्टिकल है, हाइगेंस ने क्या कहा? लाइट वेव है। यंग्स ने भी कहा कि लाइट वेव है, क्योंकि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इंटरफेरेंस फिनोमेना को बताता है, ये आपने पढ़ा होगा जो है ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स में। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो ठीक थी। इसके बाद कुछ वर्षों बाद मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल ने तो संपूर्ण रूप से एक नया ही बयान दिया
एक वक्तव्य दिया और कहा कि लाइट जो है वो वेव तो है, लेकिन वो साधारण वेव नहीं है, वो एक अलग तरह की वेव है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी और मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इनको चलने के लिए किसी और मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये ईएम वेव्स होती हैं। इसके बाद इस थ्योरी को हर्ज ने भी बाय एक्सपेरिमेंट सपोर्ट किया कि जो है लाइट एक वेव है। इन सारी थ्योरीज को हम लोग कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के बाद जब इनसे बात नहीं बनी, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जहाँ पे लाइट के वेव नेचर को फॉलो करते हुए हम लोग कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, और उनमें एक जो मुख्य समस्या थी वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी तरह से जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं हाइड्रोजन वगैरह के, इनका भी सही से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद 1900 के आसपास में मैक्स प्लैंक आए। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने एक नई थ्योरी दी जिसे हम मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी क्या कहती है? तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट इज अ वेव ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। लाइट इज अ वेव ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। और जो ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, ये कोई आम पार्टिकल्स नहीं हैं, किसी मास, जिनका मास होता है किसी मास से पार्टिकल की तरह नहीं है। ये एनर्जी के पार्टिकल हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा के कण हैं, और इनको कहा गया क्वांटा और फोटॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट जो है वास्तव में वेव दिखती तो है, लेकिन वास्तव में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इस बात की पुष्टि आइंस्टीन महोदय ने की। जस्ट उसके कुछ ही साल बाद 1905 के लगभग उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की घटना को प्रूफ करके दिखाया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और काफ़ी सालों बाद कॉम्पटन इफेक्ट भी इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, लेकिन इसी दौरान कुछ और थ्योरीज भी सामने आई, जिसमें से एक फेमस थ्योरी है डी ब्रॉगली की डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो ये हम लोगों के सिलेबस में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ डी ब्रॉगली की जो है डुअल नेचर ऑफ लाइट वाली थ्योरी भी हम लोगों को पढ़नी है। तो डी ब्रॉगली क्या कहते हैं कि लाइट का भी डुअल नेचर होता है और मैटर का भी डुअल नेचर होता है। ठीक है, डुअल नेचर का लाइट तो पहले से ही प्रूफ हो गया था, लेकिन डी ब्रॉगली ने एक्चुअल में कहा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने बात की डुअल नेचर ऑफ मैटर। एक मिनट, कि मैं जिस तरह लाइट जो है एक वेव होते हुए पार्टिकल की तरह बिहेव करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में, उसी तरह कोई मैटर भी पार्टिकल होते हुए किसी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो वेव की तरह बिहेव, कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब उसके गुण भी उस वेव के गुण से मेल खाएंगे, किसी वेव के गुण से मेल खाएंगे। आगे हम इस बारे में बात करेंगे। और इसकी पुष्टि के लिए ये जो डी ब्रॉगली वेव की पुष्टि के लिए डेविसन जर्मर और जीपी थॉमसन जो कि जे थॉमसन के पुत्र थे, इन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए वेव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल तो है, लेकिन वो वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, या कह सकते हैं वेव की तरह डिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में हमने लाइट के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। डुअल नेचर ऑफ
रेडिएशन एंड मैटर, यानी रेडिएशन का मतलब विकिरण, यानी लाइट भी एक तरह का रेडिएशन है, और भी तरह के रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, ये सब भी रेडिएशन की कैटेगरी में गिने जाते हैं। और दूसरा मैटर, तो दोनों का ही डुअल रूप, डुअल नेचर होता है, ठीक है, दोहरी प्रकृति होती है। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। तो चैप्टर नंबर 11 यानी वही जिसकी बात हम कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये दो पार्ट हम आगे आने वाले एटम और न्यूक्लियस, ये दो पार्ट हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं, जिसका एक पार्ट न्यूक्लियस होता है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और जैसे कोई मेटल हो गया, मेटल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से बाहर निकल सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से बाहर निकल सकते हैं, तो उनके निकलने के आधार पे इनको हम 2-3 घटनाओं में देख सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface of a metal by acquiring sufficient energy to overcome the work function is called electron emission, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इमिशन यानी कि किसी मेटल सरफेस से, उस मेटल सतह से या किसी धातु की सतह से अगर उसको थोड़ी बहुत कहीं से एनर्जी मिल जाती है, तो उस सतह के इलेक्ट्रॉन जो है उस सरफेस को छोड़ देते हैं, और इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है उसको 2-3 तरीक़ों से कराया जा सकता है, जिनमें से हमने यहाँ पे 3 मुख्य तरीके बताए हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि ये क्लासेज इंग्लिश में है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको समझ में आए। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी का यूज नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो क्लासेज बहुत लंबी हो जाएंगी, और इंग्लिश भी प्रॉपर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कितना भी हो आप समझते तो हिंदी में ही है, ठीक है। तो मैं दोनों को मिला के प्रयास करूँगा कि इंग्लिश के वर्ड रहें और आपको हिंदी में समझाया जाए। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन में जो पहला इमिशन होता है उसे कहते हैं थर्मायनिक इमिशन। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि पहला है या दूसरा है, लेकिन थर्मायनिक इमिशन क्या होता है कि द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। फ्री इसलिए लगा दिया है कि मेटल्स में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ ए मेटल बाय हीटिंग इट सफिशिएंटली इज कॉल्ड थर्मायनिक इमिशन। मतलब किसी मेटल को आप हीट देते हैं और उससे जो है इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं थर्मियनिक इमिशन या थर्मियनिक इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चलिए फिर दूसरा जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसे कहते हैं फील्ड इमिशन। और फील्ड इमिशन में क्या होता है कि द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, 10⁷ to 10⁸ वोल्ट पर मीटर टू ए मेटल इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फील्ड इमिशन भी हो गया। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी मेटल सरफेस से, किसी धातु की सरफेस से अगर उस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है, जितनी उसे चाहिए उस मेटल को, अगर वैसा है
तो उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इमिशन का मतलब उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है। तो द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है। इसी तरह फील्ड इमिशन यानी क्षेत्र उत्सर्जन और थर्मायनिक इमिशन यानी कि थर्मल यानी कि थर्मायनिक इमिशन होता है। ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, कार्य फलन। और इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा जो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए चाहिए होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। इसे हम फाई नॉट या डब्ल्यू से जनरली डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहाँ पे आया, मैं मेंशन कर दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है। इनके बीच ये संबंध होता है। आगे हम इनका यूज करने वाले हैं। और वर्क फंक्शन जो है वो किसका सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन होता है 5.565 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है प्लेटिनम का। और सबसे कम होता है सीजियम का 2.14। ये मेटल की बात हो रही है, बाकी अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग तरह के वर्क फंक्शन होते हैं। ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल अब आ गए हैं हम अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। और ये मुख्य टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब ये क्या होता है? The emission of electrons from the surface of photosensitive substances or metals when they are illuminated by light of suitable frequency or wavelength is called photoelectric effect। तो किसी फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस या मेटल के सरफेस द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन, जबकि उस पर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी अथवा वेवलेंथ का कोई प्रकाश, मतलब उचित तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला जाए, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है उसे ही क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम से इसमें समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें एक ये ग्लास वाल्व है, ग्लास ट्यूब है, और इस ट्यूब में ऐसे एक जो है ग्लास की विंडो लगी हुई है, और इसमें से कोई एयर नहीं है। ये वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब है। इसमें ग्लास की एक विंडो लगी है जहाँ से लाइट आ सकती है, बाकी चारों तरफ से ये जो है कवर्ड है। इस ट्यूब के अंदर 2 प्लेटें हैं, एक मेटालिक प्लेट जिसे हम कैथोड कह रहे हैं और दूसरी मेटालिक प्लेट जिसे हम एनोड कह रहे हैं। ठीक है। इस कैथोड पे क्या होगा कि इस कैथोड पे लाइट जो है आएगी, कैथोड पे लाइट आएगी। अब ये देखना है कि लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की ही होनी चाहिए। ठीक है। जो इस मेटल के वर्क फंक्शंस के मैच करती हो, मतलब जिसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी मेटल के या सब्सटेंस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। तो मान लो कि ये लाइट आई, ये 2 फोटान आए, और ये 2 फोटान यहाँ से
जो है एब्जॉर्ब हो गए। और जैसे ये 2 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते गए और यहाँ पहुँच गए इस एनोड पर। अब इस एनोड को यहाँ पे देखो, ये एनोड यहाँ से देखा जाए तो इस एलईडी के माध्यम से इसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया है। पॉजिटिव होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से इसकी तरफ चले आएंगे, खींच चले आएंगे। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन आने लगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट जा रही है। ठीक है। और जैसे ये करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुई, यानी इस बैटरी से भी करंट फ्लो होना शुरू हुई। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर को चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट इधर से इधर को आएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर करंट की डायरेक्शन ये इधर से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, और मतलब ये सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं ट्यूब में। ठीक है। और जैसे ये करंट फ्लो होगी, यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, तो ये एलईडी जल जाएगी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। कहने का मतलब कि लाइट के पड़ने पर इस सर्किट में एक करंट दौड़ने लगेगी, जिससे यहाँ पे एक एलईडी जलने लगेगी। अब समझ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आजकल आपने देखा होगा सोलर सेल आते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल आते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है। आप उससे जो है बिजली बनाते हैं, लाइट, बल्ब, पंखा सब चलता है। वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। ये बैटरी है, इस बैटरी में ये जो है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट बनती है उसको क्या कहते हैं? फोटो करंट कहते हैं। ठीक है। और ये करंट बनाता कौन है? ये बनाता है इलेक्ट्रॉन जो कि उस कैथोड से निकला है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आई होप कि आपको अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, तो इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे हम न्यू से भी डिनोट करते हैं। ये न्यू है, ये न्यू नॉट। ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी of the incident light is enough to eject photoelectrons from the metal surface is called threshold frequency। तो किसी लाइट की या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर किसी मेटल से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कम से कम ऐसी लाइट हो जिसकी कम से कम फ्रीक्वेंसी हो, और उस फ्रीक्वेंसी पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को छोड़कर इमिट कर जाए, तो उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे न्यू नॉट से दिखाते हैं। और ये डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो इसको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात कर लूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पहली बार किसके द्वारा ये पूछा गया है। ये तो पूछा गया है कि पहली बार किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? हेनरिक हर्ज के द्वारा। क्या कर रहे थे? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे माइक्रोवेव्स पे। फिर उसके बाद उनके जो कलीग थे या शिष्य कह लो, हेलवैक और लेनार्ड ने इस पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली जो है ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा बनाए गए? हालवाक और लेनार्ड के द्वारा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आइंस्टीन का
कि आइंस्टीन ने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी करेक्ट इक्वेशन दी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। किसके आधार पे, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के आधार पे। ठीक है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के आधार पे इन्होंने इसका बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया, एकदम करेक्ट दिया। और नोबेल प्राइज़ भी मिला इन्हें 1923 में, आई थिंक इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आइंस्टीन को किस खोज के लिए, उन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया, बहुत सारी खोज की, किस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और आइंस्टीन की सबसे जो फेमस थ्योरी है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन में भी रहता है सापेक्षिकता का सिद्धांत, पर मिला है किस नोबेल किसके लिए, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर अब आते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में है और पूछा भी जाता है। और इसकी ये स्टडी किसने की थी, हालबैक एंड लेनार्ड ने, लगभग 1900 के आसपास, मतलब 1890 से लेकर 1900, मतलब 10 साल के करीब इन्होंने जो है ये एक्सपेरिमेंट किए थे। और लास्ट में इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उन्हीं कंक्लूजन्स को, उन्हीं निष्कर्षों को हम फोटो इलेक्ट्रिक लॉज भी कहते हैं। तो ये जो कंक्लूजन्स हैं यही फोटो इलेक्ट्रिक लॉज हैं, इनको हम बाद में फिर से देखेंगे। तो पहला कंक्लूजन, जो पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला हालबैक और लेनार्ड ने, वो था कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड डायरेक्टली वेरीज एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस पर उन्होंने एक चीज़ बताई और वो चीज़ क्या थी कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड वेरी डायरेक्टली एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइट की तीव्रता पे, इंटेंसिटी पे। मतलब जितनी चमक होगी, जितनी पावरफुल लाइट होगी, उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि फोटो करंट ज़्यादा मिल रही थी। क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वही करंट बनाते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रेवल किए, पास हुए, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने में आई कि इनके बीच ये ग्राफ भी होता है। आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐसे यहाँ से सीधे बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर लाल लाइट यूज कर रहे हैं तो लाल ही होनी चाहिए, बस लाल या नीली लाइट यूज कर रहे हैं तो नीली लाइट ही होनी चाहिए उस मेटल पे डालने के लिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि उस लाइट की इंटेंसिटी, यानी उसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, धीमी लाइट हो, तेज़ लाइट हो, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लाइट एक ही तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, जो उस मेटल के लिए सुटेबल हो। तब ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो फोटो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी के होती है। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि फोटो करंट क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल में होती है, इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। यानी कि इन अदर वर्ड्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट increases as the intensity of incident light is increased. Also the maximum energy of photoelectrons is independent. यहाँ पे ध्यान देना। Also the maximum energy of photoelectron is independent. क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है मैक्सिमम एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखते चलिए, आगे यही फैक्ट जो है आगे रूल्स में आएंगे और पूछे भी जाते। तो चलिए, ये पहले पॉइंट की हमने बात कर ली। अब जो दूसरा पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन में, वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमने देखा था कि प्लेट पे जो है एनोड पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था,
तो वहाँ पे हम नेगेटिव पोटेंशियल भी लगाते हैं, ठीक है। और जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये पूछा जाता है। पहले तो सैचुरेशन करंट, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट। कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट की जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी तो वैल्यू जो है करंट की वो मैक्सिमम रहेगी, सॉरी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, सैचुरेट रहेगी। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, द मिनिमम, एक मिनट, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ लगता है, ये एनोड पे लगाया जाता है। किस पे, एनोड पे, ठीक है। तो ये ऑन एनोड, एनोड पर ये नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और प्लेट पर जो है या एनोड पर पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट की तरफ आना धीरे धीरे कम कर देते हैं और जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है वो इलेक्ट्रॉन एकदम आना कम कर देते हैं, ठीक है। और जिस पे एकदम इलेक्ट्रॉन नहीं आते उसी को हम कहते हैं कि ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ से जो दूसरी बात है कि फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। दो चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कौन कर रहा है, फोटो करंट या नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इसी चीज़ को दोबारा से कह सकते हैं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फिर से वही चीज़ करें कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जो है सुनते सुनते वो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे निर्भर नहीं कर रही, डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इट्स लाइट सोर्स एंड मटेरियल ऑफ द इमिटर प्लेट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट सोर्स कैसा है, यानी लाइट सोर्स करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और कैसा मटेरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मटेरियल ऑफ इमिटर प्लेट, जो इमिटर है यानी कैथोड है वो किस तरीके की है, इस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन लाइट सोर्स एंड मटेरियल ऑफ द इमिटर प्लेट। क्लियर। यहाँ पे ये ग्राफ समझ लेते हैं। ये फोटो करंट है, ये जो है कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल यानी एनोड की, ये एनोड है, मतलब ये एनोड है। एक मिनट, ये एनोड की बात हो रही है। एनोड पे क्या पोटेंशियल है, देखो एनोड पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब एटलीस्ट नेगेटिव नहीं है, जीरो से है। तो जीरो पे तो ठीक ठाक करंट मिल रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे ये करंट कांस्टेंट हो जाती है, जिसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये है लाइट किसी इंटेंसिटी पे है तो उसकी करंट भी ये कम दिख रही है, फोटो करंट का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर जो है लाइट की इंटेंसिटी में ही चेंज हो रहा है तो जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो नेगेटिव में रहेगा और वो चेंज नहीं होता, ठीक है। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो आपको करंट जो है वो
बढ़ती हुई मिलती है, इंटेंसिटी यहाँ पे घटती जाती है I3 I2 I1, तो आपको जो है ये करंट की वैल्यू भी यहाँ पे ये कम मिलेगी। लेकिन मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने देखा था, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। इसे कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल या एनोड। ठीक है, एनोड का पोटेंशियल ही है। और यहाँ पे ये जो फार्मूला है, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो किस पे डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल पे। कौन से पोटेंशियल पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है, एनर्जी कैसी होती है? क्यू वी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन हो गए और वी की जगह वी नॉट। ठीक, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिपेंडेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी की। तो जल्दी से ये चीज़ें देख लेते हैं। आई होप कि हमें स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि करंट और पोटेंशियल के भी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा यानी ये पोटेंशियल होगा, इसके बीच कैसा ग्राफ आता है? देखो, करंट सैचुरेशन करंट, अगर इंटेंसिटी सेम है सैचुरेशन करंट सेम रहेगी। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब आप 3-4 तरह की लाइट ले लीजिए। मान लो ये जो है नीली लाइट हो गई इधर। ठीक है, ये मान लो नीली लाइट के लिए हो गया, ये पीली लाइट के लिए हो गया, ये लाल लाइट के लिए होगा। तो नीली लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और हाँ, ये मतलब सेम तरह की लाइट है, सेम पावर है उनमें, इंटेंसिटी उनकी सेम है। सिर्फ क्या है कि अलग अलग तरह की लाइट है, लाल नीली पीली। तो लाल के लिए तो कम होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब उसके फोटान की एनर्जी। पीली के लिए फोटान की एनर्जी लाल से ज़्यादा होती है, और नीली लाइट के लिए फोटान की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ ये होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी के बीच और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो इस तरह का ग्राफ आता है। देख लो किसके बीच है? ये करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट जब कांस्टेंट है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से भी ये डेफिनेशन आपको तैयार रखनी, पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये वाले स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। अब मैक्सिमम एनर्जी का है क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी होती है वो वी नॉट पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी के मैक्स। तो जब के मैक्स इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हमारी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूजफुल लग रहा होगा। साथ ही
अब आपने अगर पहले से चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस लेक्चर को 1-2 बार देखने की ज़रूरत है। और नोट्स आपको मेरे जो है यानी आपके ही इस एज फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, तो इसकी चिंता ना करें, बस केवल आप ध्यान से सुनते रहें कि क्या कहा जा रहा है। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है कि अगर आपके इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे जितनी बड़ी लाइट डाल दो। ठीक है, मान लो कि कोई मेटल है वो सिर्फ नीली लाइट पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है, तो चाहे हल्की सी नीली लाइट हो वो तुरंत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन उसी मेटल पे आप जो है बहुत बड़ा पूरा स्टेडियम की लाइट उस मेटल पे डाल दो, लेकिन वो लाइट नीली ना हो कि लाल हो, पीली हो, कुछ और हो, नीली नहीं। ठीक है, नीली से नीचे वाली सारी लाइट है। ठीक है, वो डाल दो, तब भी उस पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होने पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? उस मेटल की प्रॉपर्टी से, यानी वर्क फंक्शन से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। और चौथा ऑब्जर्वेशन जो लेनार्ड और हॉलबैक ने देखा, वो ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी टाइम लैग इवन द इंसिडेंट रेडिएशन इज पुअर। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी टाइम लैग। ठीक है, 10⁻⁹ सेकेंड में ही ये काम हो जाता है। इवन द इंसिडेंट रेडिएशन इज पुअर। तो चाहे जितनी धीमी लाइट हो लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुरंत ही होगा। ठीक है, अगर उसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो। ये चार निष्कर्ष जो है निकाले, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो लाइट को वेव समझ रहे थे। अब जब वेव समझ रहे थे तो वेव के आधार पे वो जो है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करे तो उनके रिजल्ट उल्टे मिले। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, ये भी आप 2 पॉइंट में हम इसको समझा देते हैं कि वेव थ्योरी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं हो पाई, व्याख्या क्यों नहीं हो पाई। तो उसमें पहला जो कारण था कि अकॉर्डिंग टू द वेव थियरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरीड बाय अ लाइट बीम इज मेजर्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। द एनर्जी कैरीड बाय लाइट बीम इज मेजर्ड बाय, तो वेव थ्योरी के आधार पे जो इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इंटेंसिटी यानी कि जो इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस आधार पे और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड का मतलब इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो ये एनर्जी इस पे डिपेंड करने लगी। ये वेव थ्योरी कहती थी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, इट मीन्स दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज। तो माना जाता था कि जब लाइट जो है, लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है तो फिर कोई भी लाइट हो सब चलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है। तो चाहे लाल लो, चाहे नीली लो, चाहे पीली लो, कोई भी लाइट मेटल पे डालो और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। लेकिन परिणाम तो इसके उल्टे आ रहे थे, अपोजिट आ रहे थे। ठीक है, तो दीज एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली कंट्राडिक्ट, विरोध करती हैं
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उनके कंट्राडिक्शन में थी। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ द इंसिडेंट लाइट इज वेरी फेबल द इलेक्ट्रॉन्स शुड टेक अप्रिशिएबल टाइम बिफोर कम आउट फ्रॉम द सरफेस, हाउएवर नो डिटेक्टेबल टाइम लैग हैज एवर बीन फाउंड दैट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। दूसरी बात ये पाया गया कि कुछ तो टाइम लेगा ही। अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी बहुत धीमी धीमी लाइट है और वो किसी मेटल पे जा रही है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेगा, फिर बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, ऐसा वेव थ्योरी कहती थी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। ठीक है, और हाउएवर नो डिटेक्टेबल टाइम लैग, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो इस तरह से जो क्लासिकल थ्योरी थी वो फेल हो गई। वेव थ्योरी थी वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने में बिल्कुल विफल साबित हुई, यानी जो बता भी रही थी वो उल्टा पुल्टा हो रहा था। ठीक है, तो सही चीज़ कैसे सामने आई, सही चीज़ किसने बताई, उसकी बात करते हैं। फिलहाल अभी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो जो हेल्बैक और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन थे उन्हीं को हमने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के नियम के रूप में परिभाषित कर दिया। ठीक है, और ये देख लेते हैं, ये 4-5 पॉइंट में लिखे गए हैं। इसमें से पहला है, बिल्कुल ये एकदम, इसको आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जो है पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी चाहे कुछ ना भी पढ़ा हो तो भी। तो पहला जो नियम है वो है कि द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स emitted per second varies directly as the intensity of the incident light। कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर जो है फोटो करंट भी कह सकते हैं, या फोटो करंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटो करंट, यहाँ पे नहीं, फोटो करंट, यही तो है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ही फोटो करंट होती है। वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। किस पे डिपेंड करती हैं फोटो करंट, किस पे डिपेंड करती है, बार बार इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट किस पे डिपेंड करती है, फोटो करंट इंटेंसिटी पे। दूसरा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट। तो एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट, एक ही चीज़ को दो तरीके से कहा गया है। दूसरा, तीसरा, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एट द फ्रीक्वेंसी of incident light increases। The maximum energy of photoelectrons increases linearly as the frequency of the incident light increases। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। और चौथा पॉइंट कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अकर इफ the emission of photoelectrons cannot occur if the incident frequency is less than the threshold frequency, however the intensity is strong। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है रेडिएशन की या लाइट की, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा, और इंटेंसिटी चाहे जितना तेज हो, चाहे जितना स्ट्रांग हो। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फैक्ट ही है कि कोई टाइम लैग नहीं होता, जैसे ही लाइट गिरती है वैसे ही करंट फ्लो हो जाती है सर्किट में, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक जो है इसको अडॉप्ट कर पाए होंगे। और अब जो है चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ कि आइंस्टीन
की थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो अब तक हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी और अब चलते हैं आइंस्टीन की थ्योरी की तरफ। तो आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।